लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हमने, लास्ट क्लास में बिल्कुल आखिरी में मैंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन आपको डिस्कस किए थे। उन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से रिलेटेड चीजें मुझे डिस्कस करनी है। अगर कोई एटम है, इस तरह से मैंने लिखा, ये कोई एटम है, इस एटम का पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है, चौथा शेल है, पांचवा शेल है, कितने भी शेल हम मान सकते हैं इनफाइनाइट तक। शेल नंबर 1 लिया मैंने, ये n इज इक्वल टू 1 ले लिया, n इज इक्वल टू मैंने 2 यूज किया, ये n इज इक्वल टू 3 आ गया, n इज इक्वल टू 4 लिख दिया मैंने। गैप कम होता जा रहा है, देखो ये ज्यादा लिखा मैंने, ये उससे कम, ये उससे कम। इसका कारण आपको जानना चाहिए, बता चुका मैं, एक्सप्लेन कर चुका डिटेल से। शेल नंबर 1 है, शेल नंबर 2 है, 3 है, 4 है, शेल नंबर 5 और कम अंतर पर आएगा, शेल नंबर 6 और कम पर आएगा, शेल नंबर 7 में तो और भी कम अंतर हो जाएगा। ये 4 के बाद 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। अब ट्रांजिशन जो मैं पहला कर रहा हूं, पहले शेल में जब हायर से, कौन से वाला हायर, हायर तो हायर ही होगा, पहले के लिए हायर कौन सा है, पहला छोड़ के सारे ही हायर हैं। यानी 2 से ट्रांजिशन हो जाए, 3 से ट्रांजिशन हो जाए, 4 से ट्रांजिशन हो जाए इसमें इलेक्ट्रॉन का, 5 से ट्रांजिशन हो जाए, इसको बोलते हैं हम लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज जो होती है, ये 1 शेल में इलेक्ट्रॉन आने को बोलते हैं, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन आने को बोलते हैं हम बामर सीरीज। अगर इलेक्ट्रॉन जंप कर रहे हैं 3 से 2 में, 4 से 2 में, 5 से 2 में, 6 से 2 में, इन सब में एनर्जी एमिट होगी। एनर्जी विल एमिट, किस फॉर्म में एनर्जी एमिट होगी, इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन। कितनी एनर्जी एमिट होगी, E इज इक्वल टू, या डेल्टा E इज इक्वल टू H C बाय लैम्डा। एनर्जी कितनी एमिट होगी इस रेडिएशन के बराबर, इक्वलेंट टू दिस रेडिएशन। मतलब ये जो रेडिएशन एमिट हुआ है, ये जो वेव आई है रेडिएशन की, इस वेव का वेव लेंथ किसके बराबर होना चाहिए, इस लैम्डा के बराबर होना चाहिए। वेवलेंथ क्या होती है, यहां से लेकर यहां तक एक क्रस्ट एंड एक ट्रफ का जो डिस्टेंस होता है प्रोपेगेशन की लाइन पर, इसको बोलते हैं हम लैम्डा। वेवलेंथ आपने कहीं छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि वेवलेंथ हम किसे कहते हैं, वेवलेंथ एक क्रस्ट एक ट्रफ के डिस्टेंस को बोला जाता है। तो अब ये कितनी एनर्जी एमिट हुई, ये एनर्जी इस वेवलेंथ के बराबर एमिट हुई। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी। वेयर H एंड C आर कांस्टेंट। H क्या है, H इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट। ये वैल्यू कांस्टेंट है। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। लाइट के रेस्पेक्ट में हम ये कर रहे हैं। HC ओवर लैम्डा डिसाइड करता है, किस बात को डिसाइड करता है कि एनर्जी कितना एमिट हुई। एनर्जी चेंज होगी तो क्या चेंज होगा, H तो नहीं चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट है। C तो नहीं चेंज होगा, ये तो कांस्टेंट है। क्या चेंज होगा फिर, लैम्डा चेंज होगा। वेवलेंथ चेंज होती चली जाएगी, जैसे जैसे एनर्जी ज्यादा होती चली जाएगी वेवलेंथ कम होता चला जाएगा। ज्यादा एनर्जी का रेडिएशन मतलब
कम वेवलेंथ का रेडिएशन। ये तरीका है डिसाइड करने का एनर्जी को। ये स्टेटमेंट एक दिया गया था एनर्जी के ट्रांजिशन का। ये जो डेल्टा ई है, क्या मतलब है? ये डेल्टा ई का मतलब है, अगर मैं यहां कहता हूं कि इस शेल से इस शेल में इलेक्ट्रॉन को मैं लेकर के आया, ये कौन से शेल से कौन से शेल में लाया इलेक्ट्रॉन को? शेल नंबर 3 से शेल नंबर 2 में इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। शेल नंबर 3 की एनर्जी आप जानते हो, मान लो E3 है। शेल नंबर 2 की एनर्जी आप जानते हो, निकाल सकते हो, अभी हमने फॉर्मूला किया था -13.6 वाला। जो फॉर्मूला था वो एनर्जी वाला ही था, उसमें शेल रख करके आप जेड रख करके एनर्जी बता सकते हो। वो वैल्यू आपने निकाल ली, वो वैल्यू निकाल ली, उसका फिर अंतर निकाल लिया E2। ये क्या चीज, कितनी एनर्जी एमिट हुई? E3 माइनस E2 ही तो यहां पर एमिट हुई है। जो एनर्जी यहां लिबरेट हुई है वो इस डिफरेंस के बराबर ही तो लिबरेट हुई। व्हाट इज डेल्टा ई? डेल्टा ई इज E3 माइनस E2। ये एनर्जी का अंतर, यानी इन दोनों की शेल की एनर्जी का अंतर कितना है? Hc/λ। जहां लैम्डा क्या चीज है? इसके इक्विवेलेंट, इस एनर्जी के अंतर के बराबर का रेडिएशन वेवलेंथ। क्या रिलेशन हो गया? एनर्जी का एंड वेव की वेवलेंथ का रिलेशन हो गया। जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा, एनर्जी कम होती चली जाएगी, यह अंतर कम होता चला जाएगा। अब हर एक ट्रांजिशन में अलग एनर्जी निकलेगी। 2 से 1 में आने में एनर्जी अलग निकलेगी, 3 से 1 में आने में एनर्जी अलग निकलेगी, 4 से 1 में आने में एनर्जी अलग निकलेगी, 5 से 1 में आने में एनर्जी अलग निकलेगी। लेकिन ये सारी एनर्जीज लाइमन सीरीज की एनर्जीज है। लाइमन सीरीज की कौन सी एनर्जी होगी? हम क्या बोलेंगे? E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1, E5 माइनस E1, यानी En माइनस E1। ये है लाइमन सीरीज। En माइनस E2, एन किसे कह रहा हूं मैं? हायर शेल को। वेयर En कोई फिक्स शेल नहीं है, ये इज हायर एनर्जी शेल। भाई किससे हायर? इस वाले से हायर। E2 माइनस E1, E3 माइनस E1, E4 माइनस E1, ये सब लाइमन सीरीज बोली जाएगी। तो अगर आपसे ही कल को कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 4 रेडिएशन की वेवलेंथ बताओ जो लाइमन सीरीज की हैं, कोई सी 4 की बता दो, तो आप ऐसे करके बताओ, E2 माइनस E1 इज इक्वल टू Hc/λ। अगर आप ये अंतर निकाल लेते हो तो आप लैम्डा निकाल लोगे। कैसे निकालोगे ये अंतर? जो अभी थोड़ी देर पहले हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे। एनर्जी का एक फॉर्मूला क्या होता है? -13.6 Z² ओवर n²। हाइड्रोजन एटम लेकर के मान लो हमने कर रखा है, कर तो किसी के लिए भी सकते हैं, लेकिन हम हाइड्रोजन के लिए n की वैल्यू कितनी भी निकाल सकते हैं, z की वैल्यू 1 रखेंगे। ये वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली। अब सेम एटम है तो z तो सेम आएगा, लेकिन शेल डिफरेंट होंगे। n की वैल्यू तो डिफरेंट है ना। यहां n रखूंगा मैं 2, यहां n रख दूंगा मैं 2, जबकि E1 के लिए मैं क्या रखूंगा? -13.6 Z² ओवर n²। यहां मैं n कितना रखूंगा? 1 रख दूंगा, ये n की वैल्यू। एटम क्योंकि सेम है
तो Z तो दोनों केस में सेम होना चाहिए, दोनों केस में Z मैं सेम लूंगा। ये वैल्यू मुझे पता चल गई, न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई ना, जब मैंने वैल्यूज पुट कर दी तो इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई। न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई तो H मुझे पता है, क्योंकि H तो कांस्टेंट होता है एक। मुझे C पता है, C स्पीड ऑफ लाइट तो कांस्टेंट है। तो क्या रह गया, एक लैम्डा। लैम्डा मैं कैलकुलेट कर लूंगा, लैम्डा को इधर लाओ। तो यानी एक ऐसा रेडिएशन एमिट किया जिसकी वेवलेंथ मुझे पता चल गई। अब ये कहीं किसी के लिए भी ये वाला काम आप कर सकते हो। ये हमारा मेन टारगेट रहेगा, यानी हम इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का रिलेशन इसके साथ कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का रिलेशन जो रेडिएशन एमिट हो रहा है उसकी वेवलेंथ से, उसकी एनर्जी से और उसके बाकी सब फैक्टर से कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गई होगी बात? किस किस को समझ लगी बात वो मुझे बता दो। और अगर इसमें कुछ पूछना चाहते हो तो मैं, देखो हम इसको अब आगे प्रोसीड करते हैं। एक बड़ा सिंपल सा ट्रांजिशन दोबारा से कंसीडर करते हैं हम, वही ट्रांजिशन जो अभी तक हमने किया। अब मैं ये सारी सीरीजेस हटा देता हूं, लाइमन, बामर, पास्शन, सिर्फ एक कोई ट्रांजिशन, और उस ट्रांजिशन का मैं नाम भी नहीं लिखता। जस्ट आप कोई एक ट्रांजिशन हायर से लोअर में कर रहे हो। अब ये कोई भी हो सकता है, ये लाइमन सीरीज भी हो सकता है, ये बामर सीरीज भी हो सकता है, पैशन हो सकता है, फोन सीरीज हो सकता है, ब्रैकेट हो सकता है। लेट दिस इज n इज इक्वल टू 2 एंड दिस इज n इज इक्वल टू 1। तो ये लाइमन सीरीज हो गया, क्योंकि n 2 से 1 में हम कर रहे हैं। लेकिन आपकी मर्जी है, आप इसे 4 ले लो, इसे 3 ले लो, आप इसको 6 ले लो, इसको 1 ले लो, आप इसको 7 ले लो, इसको 3 ले लो, ये आपकी मर्जी है। तो मैं डेल्टा ई क्या लिखूंगा यहां इस केस में, डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी विल बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ 2 माइनस एनर्जी ऑफ 1 लिखूंगा ना। सेकंड शेल की एनर्जी जो भी है, वन शेल की जो एनर्जी है, इसको मैं डेल्टा ई, यहां कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी एनर्जी है ये, तो मैं इसको n2 टू n1 लिख देता हूं, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये 2 से 1 में ट्रांजिशन होने पर एनर्जी में चेंज आ रहा है। तो अब अगर अलग से कभी मैं आपसे पूछता कि भाई आप मुझे ये बताओ कि सेकंड शेल की एनर्जी कितनी है, E2 कितना है, तो E2 मेरे पास कितना आएगा, E2 आएगा -13.6 जेड स्क्वेयर ओवर n2 स्क्वेयर। 2 है ना ये, तो इसको n2 कह दो, कोई भी वैल्यू रखो, आपकी मर्जी है। मतलब n2 मतलब हायर, एनी हायर। ये बात हो गई। E1 में कितना रख पाऊंगा, E1 में रख पाऊंगा -13.6 जेड स्क्वेयर ओवर n1 स्क्वेयर। n1 मतलब लोअर एनर्जी शेल, वो कोई सा भी है, वो वैल्यूज हम अपनी यहां पर रख सकते हैं। ये E2 उठा करके यहां पुट कर दो वैल्यू, E1 उठा करके वैल्यू यहां पुट कर दो। क्या आ जाएगा, डेल्टा ई n2 से n1 ट्रांजिशन होने पर विल बी इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वेयर ओवर n2 स्क्वेयर माइनस 13.6। ये वैल्यू मैं रख रहा हूं E1 की, ये वैल्यू मैं E1 की रख रहा हूं, 13.6 जेड स्क्वेयर n1 स्क्वेयर, ये दोनों प्लस हो जाएंगे। प्लस हो जाएंगे तो मैं इस प्लस वाले को इधर लिख लेता हूं, इस पूरे माइनस को उठा के इधर लिख देता हूं। एक ही बार में दो बार क्या लिखना है, इकट्ठा ही कर लेते हैं।
तो डेल्टा ई N2 से N1 ट्रांजिशन के लिए 13.6 Z स्क्वेयर ओवर N1 स्क्वेयर माइनस ये N1 आ गया इधर और ये N2 आ जाएगा दूसरी तरफ माइनस 13.6 Z स्क्वेयर ओवर N2 स्क्वेयर। ये माइनस वाला आ गया इधर, ये प्लस वाला आ गया इधर, ये आ गया मेरे पास एनर्जी का अंतर। ये किसके बराबर था भाई? वो जो अभी तक हम एक रूल पढ़ते आ रहे थे, प्लैंक्स ने दिया था, ये इस पर भी बात करेंगे कहीं हम किसी टाइम। डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी N2 से N1 तक होने के लिए ये एच सी ओवर लेमडा होती है। ये वैल्यू मैं यहां से निकाल चुका हूं। ये पूरी वैल्यू मैं इसके बराबर रखकर एच सी ओवर लेमडा रख देता हूं। दैट मीन्स विल बी इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा। इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बड़ी सीधी सीधी सी जो पुरानी कैलकुलेशन हमारी चलती आ रही है वो ही लेकर के हम कर रहे हैं इसको। अब मैं अगर इसी में इस लेमडा को इधर लिख देता हूं, डेल्टा ई इधर आ जाता है तो भी कोई इशू की बात नहीं है। ये आ जाएगा लेमडा, यानी वेवलेंथ। कौन सी वेवलेंथ? वो रेडिएशन जो एमिट हुआ है हायर से लोअर आने में, उसकी वेवलेंथ। ये लैम्डा विल बी इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा ई। कौन सा डेल्टा ई? N2 से N1 ट्रांजिशन का। ये डेल्टा ई की वैल्यू अब यहां भी रख सकते हो आप, इधर रख दो इधर रख दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब मैं ये वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा इसका? या एक और तरीका है इसका, इसका रेसिप्रोकल कर लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने क्या किया, 1 ओवर लेमडा किया, रेसिप्रोकल किया तो ये डेल्टा ई ऊपर आ गया, एच सी नीचे आ गया, इक्वल टू डेल्टा ई N2 N1 ओवर एच सी। कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। डेल्टा ई N2 माइनस N1 की ये वैल्यू मुझे यहां पर रखनी है। अब मैं अगर इसको आगे प्रोसीड करता हूं, यहां जगह कर रहा हूं, देखो मैं ये हम कर चुके हैं क्योंकि अच्छी तरह समझ चुके हैं, तो यहीं पर इसी पेज पर लिखना मैं चाहता हूं ताकि अब पूरे को आप एक ग्लिम्स में देख सको। ये मैंने उठाकर यहां प्रोसीड किया। 1 ओवर लैम्डा विल बी कितना आएगा? 13.6 Z स्क्वेयर ओवर एच सी। भाई इतना मैं कॉमन ले लूंगा ना यहां पर, ये और ये मैंने अगर कॉमन ले लिया यहां बाहर तो कितना आएगा? 1 बचेगा, यहां यहां 1 बचेगा। 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर। एच सी तो पहले से नीचे था, यहां ये एच सी तो पहले से था, इसकी वैल्यू यहां रखकर मैंने इसको कॉमन ले लिया। क्या बचना चाहिए? 1 माइनस N1 स्क्वायर, 1 ओवर N1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर N2 स्क्वायर।
ये फाइनल रिजल्ट है हमारा रेडिएशन जो एमिट हुआ है उसकी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का। लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है। एक और टर्म होता है, एक जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे, किसी वेव की प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं। एक वेवलेंथ होता है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक एनर्जी होता है, एक होता है हमारा टाइम पीरियड होता है, एक और वर्ड होता है दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। जो वेव नंबर है वो वेव नंबर इक्वल होता है 1/λ के। तो मैं इस 1/λ को कह सकता हूं कि ये वेव नंबर है। ये जो मैंने कैलकुलेट किया दैट इज कॉल्ड एज वेव नंबर। वेव नंबर इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? किसके बराबर आना चाहिए? ये आना चाहिए 13.6 Z² ओवर HC 1 माइनस N1² -1/N2²। ये वेव नंबर मैंने कैलकुलेट किया। क्वेश्चन ये आया है कि नेगेटिव साइन का क्या हुआ? तो भाई नेगेटिव साइन तो यहां रखा था मैंने, नेगेटिव साइन तो यहां रखा था। वो तो तब के लिए था जब हमने इनकी वैल्यूज नहीं रखी थी। वैल्यूज हमने रखी नहीं इनकी। अब मैंने वैल्यू रख ली। ई की वैल्यू क्या होती है? जो ई की वैल्यू होती है किसी भी शेल के लिए वो तो -13.6 Z² ओवर N² होती है। वो माइनस समेत रखी मैंने ये वैल्यू। E2 माइनस E1, जब ये माइनस वैल्यू रखी तो ये माइनस था, ये माइनस माइनस तो प्लस हुए ना। ये इस पूरे प्लस को उठाकर मैंने N1 वाले को इधर रख दिया तो ये तो प्लस में हो गया। अब ये वाला उठाकर मैंने इंटरचेंज कर दिया, ये दिखाया था मैंने, शो किया था। जब मैं इसको इधर लिख दूंगा तो ये आ जाएगा -13.6 Z² ओवर N²। तो माइनस साइन तो ये इधर आ गया, क्योंकि एक माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो गया। दूसरा वाला जो नेगेटिव चार्ज था वो ऑल्टर कर गया, फ्लिप कर गया। वो पहले N2 माइनस N1 हो रहा था, अब N1 माइनस N2 हो गया। ये इस चार्ज की वजह से ही हुआ, क्योंकि दोनों का अंतर ले रहे हैं। भाई अगर आपसे कहा जाए -6 एंड -8 का अंतर निकालो तो क्या लिखोगे आप? -6 माइनस -8 लिखोगे ना, तो ये तो प्लस में हो जाएगा। -6 एंड -8 का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा? अगर इसमें से ये माइनस कर रहे हो तो 2 आएगा, प्लस का 2 आएगा ना फिर तो आंसर। क्योंकि 8 माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस हो गए। +8 -6, ये आएगा +2 का आंसर मिलेगा मुझे। ठीक हो गई ना बात? क्योंकि मैं कर रहा हूं E2 माइनस E1। लेकिन हाँ, अगर मैं रिवर्स करूंगा, E1 माइनस E2 करूंगा, तब माइनस साइन हमें लिखना पड़ेगा। तब यहां माइनस साइन लिखा जाएगा N1 N2 के साथ। अगर मुझे E1 माइनस E2 करना होता तब। ये बड़े केयरफुली करने की बात है, अपने पेपर पेन से खुद लिखना इसको, तब जाकर के आएंगी चीजें। यहां तक क्लियर हो गई बात? ये सब कांस्टेंट हैं वैल्यूज। आप इसको ध्यान से देखो, ये 13.6 कांस्टेंट है। अगर मैं हाइड्रोजन एटम मान लेता हूं इसको, तब Z1 हो जाएगा। चलो नहीं मानते, हम Z को Z ही लिखा रहने देते हैं। H को मैं, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है कुछ, वो प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू लिख दी। C कांस्टेंट होता है एक, ये वैल्यू लिख दी। तो ये एंड ये पूरा मिला करके कांस्टेंट आ जाता है। तीनों वैल्यूज ये मिला के कांस्टेंट आ गई। तो जो वेव नंबर है, वेव नंबर किसके बराबर आ जाएगा?
इसको मैं एक नया कांस्टेंट एक्स वाई जेड कुछ भी कहो आप, एक कांस्टेंट रख दो इन तीनों की जगह, 13.6 डिवाइडेड बाई एच मल्टीप्लाइड बाई सी। ये तीनों कांस्टेंट है तो इनकी वैल्यू भी कांस्टेंट ही आनी चाहिए। वेव नंबर इज इक्वल टू एक नया कांस्टेंट जिसे हम आर बोलते हैं। ये आर क्या है? 13.6 डिवाइडेड बाई एच एंड मल्टीप्लाइड बाई सी। जेड स्क्वायर, जेड आप किसी और के लिए भी ले सकते हो, एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारा नेट आर क्या कहलाएगा? आर कहलाएगा एक कांस्टेंट, अलग टाइप का कांस्टेंट। हम 3 बार अलग अलग क्यों वैल्यू याद रखें, एक वैल्यू याद रख लेंगे हम। इसको हम नाम देते हैं कांस्टेंट को रेडबर्ग कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड एज रेडबर्ग कांस्टेंट। क्या है रेडबर्ग कांस्टेंट? प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड 13.6 के कैलकुलेशन से जो कांस्टेंट निकल कर के आया। क्या वैल्यू है इसकी वो तो बाद की बात है, तो गिवन होगा, हमेशा आपको गिवन होगा। नहीं भी याद रखोगे तो काम चलेगा, आपको रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन है क्या रेडबर्ग कांस्टेंट ये पता होना चाहिए। ये है 13.6 डिवाइडेड बाय एच एंड डिवाइडेड बाय सी को जब हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो ये रेडबर्ग कांस्टेंट आता है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंड काम की बात है जो मैंने आपको बताई है। अब यहां पर n1 n2 क्या होगा, ये बात आप जानते हो कि n1 क्या है, n2 क्या है। n1 क्या चीज है? लोअर एनर्जी शेल। n2 क्या है? हायर एनर्जी शेल। यहां गलती लगती है, हायर की जगह बच्चे लोअर लिख देते हैं, लोअर की जगह हायर लिख देते हैं। फॉर्मूला तो ये हमने कर लिया। ये फॉर्मूला जब कर लिया तो क्या फाइनल फॉर्मूला हमने क्या किया? फाइनल फॉर्मूला हमने ये किया, वेव नंबर न्यू बार से लिखते हैं, ऊपर बार लिख देते हैं एक। ये क्या चीज है? वेव नंबर है। किसके बराबर होगा ये? 1/λ के बराबर होगा। लेकर के चल रहे हैं हम शुरू से ऐसा ही कुछ। विल बी इक्वल टू रेडबर्ग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन अगर है तो फिर भी 1, ये कुछ भी नहीं आएगा, बस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। हीलियम के लिए ये 2 आ जाएगा, लिथियम के लिए 3 आ जाएगा, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें वैल्यू ऑफ आर कहलाती है रेडबर्ग कांस्टेंट। ये अप्रोक्सीमेटली, मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं इसलिए अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूं, 1.1 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू है फाइनल, जो हम मल्टीप्लाई डिवाइड करके वैल्यू लिखते हैं। ज्यादा ये क्या है याद रखने की जरूरत नहीं है, गिवन होगी ये आपको। एग्जैक्ट वैल्यू इसकी होती है 1.09678 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻7 होती है ये। तो मैंने इसको राउंड ऑफ कर लिया 9678 को, यहां एक ट्रांसफर करके 1.1 अप्रोक्स कर लिया। तो ये इतनी लंबी वैल्यू कौन याद रखेगा? ये आप याद रख के काम चला लो अगर रखनी है तो, अदरवाइज ये गिवन होगी। वेयर, दूसरी बात, ये n1 क्या है? n1 है लोअर एनर्जी।
N2 क्या होगा? हायर एनर्जी शेल। बात समझ आती है ये? यहां तक अगर किसी को कोई डाउट है तो जल्दी से बताओ मुझे। क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन में हमें वेवलेंथ बतानी है उस ट्रांजिशन की जो सेकंड लाइन हो, बामर सीरीज की सेकंड लाइन हो, हीलियम आयन के लिए, हीलियम 1 पॉजिटिव आयन के लिए। ये जल्दी से मुझे करके बताओ। आप रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह आर की जगह आर ही लिख देना, कुछ मत लिखना, कैलकुलेशन नहीं चाहिए मुझे, फॉर्मुलेट कर दो बस इसको। आर की जगह आर ही लिख दो। जस्ट मुझे वैल्यू बता दो इस वेवलेंथ की, लैम्डा की वैल्यू मुझे बता दो। 1 मिनट दे रहा हूं जल्दी से सॉल्व करने के लिए। कैसे करेंगे? हमारे पास ये सॉल्व कर रहा हूं मैं इसको, क्वेश्चन को। हीलियम का न्यूक्लियस है, जेड की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आ जाएगी। और शेल यहां पर हमने कौन सा लिया? हीलियम पॉजिटिव के लिए सेकंड लाइन लेनी है बामर सीरीज की। क्या मतलब है सेकंड लाइन बामर सीरीज का? ये n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। बामर सीरीज आती है नंबर 2 में, यानी 2 में आकर के ये रेडिएट करेगा। शेल नंबर 3 से 2 में आ गई, ये पहली लाइन है इसकी। दूसरी लाइन है इसकी 4 से ये 2 में आ गई। यही हमें चाहिए, ये है लाइन 2। दैट मीन्स ये दो वैल्यूज मुझे रखनी पड़ेंगी। ये लोअर एनर्जी शेल, हायर एनर्जी शेल। क्या फॉर्मूला है मेरे पास? न्यू बार मीन्स 1/λ इज इक्वल टू आर जेड स्क्वेयर 1/n1 स्क्वेयर माइनस 1/n2 स्क्वेयर। हायर एनर्जी शेल, लोअर एनर्जी शेल, 1/λ इज इक्वल टू आर के ही टर्म्स में बताना है, इसकी तो वैल्यू मुझे रखनी ही नहीं है। जेड मेरे पास है 2, हीलियम के लिए जेड की वैल्यू तो 2 ही आएगी ना। 2 स्क्वायर लिख दिया। 1/n1 बामर सीरीज है तो n1 2 हो गया, 2 स्क्वायर माइनस सेकंड लाइन है तो यहां से आ रही है n की वैल्यू 4 आएगी, 1/4 स्क्वायर। 1/λ इज इक्वल टू 4r 1/4 माइनस 1/16। एलसीएम ले लो, कितना आ जाना चाहिए? ये आ जाएगा 16, 4 माइनस 1, 3/16 एंड 4 4s आर 3/4। ये आ जाता है हमारा 3/4 और 1/λ। ये कर सकते हो आंसर रिपोर्ट, अदरवाइज लैम्डा की वैल्यू अगर फाइनल देना चाहते हो, क्योंकि हमें वेव लेंथ नहीं, वेव नंबर ही तो बताना है, नहीं लैम्डा बताना है, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू
4/3r, ये आ जाएगा। ये आएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। सर लैम्डा विल बी इक्वल टू 4/3r हमारा आंसर होगा।